मैं असल में जो विषय इस सेशन के लिए निर्धारित किया गया था उस पर मैं सोचने लगा तो कई बातें एक साथ दिमाग में कौंधने लगी और मुझे लगा कि इस पर बोलूँगा तो फिर मैं बहुत बहक जाऊँगा और उसको सीमा में बांध पाना बहुत मुश्किल होगा। तो मैंने इसी आधार पर एक छोटा सा अपनी बातों को एक आलेख के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है ताकि उन बातों को मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आए थे, मैं या उत्तराखंड के या पहाड़ के जितने भी लोग हैं, वो दरअसल साहित्य की कोई परंपरा या शब्द की कोई परंपरा, इस तरह की परंपरा तो न वैसी स्मृति है न वैसी परंपरा हम लोगों के बीच है। तो अपने समाज की, अपने आसपास जो पेड़ पहाड़ पौधे वगैरह हम लोग देखते थे, उन्हीं की चिंताओं को लेकर के हमने कभी लिखना शुरू किया था और ये कभी नहीं सोचा कि ये कोई साहित्य है या साहित्य भविष्य में बनेगा या इसको लेकर के बहस होगी। बहरहाल, क्योंकि मैं अपने आप को संक्षिप्त करने के लिए लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मुझे जो अपने लेखन को लेकर के या हिंदी साहित्य के को लेकर के जो सवाल मेरे दिमाग में उठे थे, जो आज लगभग अनुत्तरित आज भी हैं दिमाग में, उनको लेकर के ये आलेख है। हम लोग जिन्होंने अपनी पहली सांस हिमालय की गोद में ली, इस जिज्ञासा के साथ बड़े हुए हैं कि हिमालय के ऊंचे शिखरों के पीछे जो देवता रहते हैं वे लोग कौन हैं। बचपन से ही बर्फीली चोटियों के पीछे हमारी रखवाली कर रहे उन देवताओं को हम अपनी कल्पना में रचने की कोशिश करते और आसपास मौजूद अपने वीर परिजनों की छवि के अनुसार उनके रूपाकार गढ़ने की कोशिश करते। जंगलों पर्वतों के एकांत में हम उन्हें पूजते और उनके साथ अपने सुख दुख बांटते। हमारी ये देवता एकदम हमारे ही जैसे होते, उनकी और हमारी भाषा भी एक होती जो दिमाग के बदले दिलों से पैदा होती। हमारा चेहरा मोहरा ही नहीं, पशुओं और वृक्षों की छाल से बनी हमारी पोशाकें, चट्टानों, टीलों, गुफाओं और नदियों से निर्मित हमारे आवास, पशु पक्षियों के हमारे वाहन और समस्त जीव जंतुओं के साथ एक परिवार की तरह रहने वाला हमारा समाज सभी कुछ समान था। सुख दुख साझा करते हम लोग, हम और हमारी वो देवता। दुख तकलीफ के पलों में हम बिना बताए एक दूसरे का दर्द महसूस करते हुए उनके पास पहुंच जाते और खुशी के क्षणों में वे देवता हमारे पास आकर हमारी ही तरह नाचने गाने लगते। लेकिन आगे बढ़ते चले जाने के साथ हमने पाया कि वे देवता गायब होते चले गए। हमने उन्हें उस दिशा में बहुत खोजा जिस ओर वे गए थे, मगर वे हमें कभी नहीं मिले। हमें बताए बगैर न जाने कहाँ चले गए वे लोग। एक दिन कुछ अपरिचित से लोग हमारे पास आए। उन्होंने बताया कि वे हमारे बिछुड़ गए देवताओं को हमें भेंट करने आए हैं। उन्होंने ही हमें बताया कि देवताओं के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, न हम न वे। इसलिए वे हमारी स्मृतियों में अपने देवताओं को डालने आए हैं। ये देवता भव्य मंदिरों और प्रासादों में रहते थे, मगर हम उन्हें पहचान नहीं पाए। हमें लगा ये तो हमारे देवता है ही नहीं। हमने उन परदेशी शुभचिंतकों से कहा कि हमारी अपनी स्मृतियों की यात्रा करते हुए हम युग युगों तक अपने देवताओं को तलाशते रहे हैं, मगर वे हमें कभी नहीं मिले। जितना ही हम उनके नजदीक पहुंचने की कोशिश करते, वे उतना ही पर्वत श्रृंखलाओं के बीच छिपते हुए हमसे दूर होते चले गए। हमने उनसे पूछा कि हम इस बात पर कैसे यकीन कर लें कि वे जिन्हें वे लोग हमारे लिए लाए हैं वे हमारे ही देवता हैं। उन्होंने जवाब दिया कि वे हमारे ही सगे भाई हैं जो उनसे अतीत में हमसे बिछुड़ गए थे। उन्होंने हमारे वनों, पर्वतों और नदियों को काट कर अपने लिए नए रास्ते और आवास बनाए। अपने नए देवधुनिक हिंदी की जड़ें हमें आज भी वहीं दिखाई देती हैं। महान देव भाषा संस्कृत, उसका कालजयी साहित्य और समूचा मध्यकालीन हिंदी साहित्य उसी की धारा के रूप में है। यद्यपि इस बीच अनेक परस्पर विरोधी धाराएं और दृष्टिकोण भी कम नहीं उभरे हैं। विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं इस बात के। मजेदार बात यह है कि लोक और नागर अभिव्यक्ति का यह अंतर भाषा के मानकीकरण और बोली भाषाओं के अस्तित्व का ही मसला नहीं है, उस समूची सौंदर्याभिरुचि, सौंदर्य शास्त्र और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है जिससे इस पूरे क्षेत्र की पहचान निर्धारित होती है।
इस बात का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है कि हिंदी के सौंदर्य शास्त्र की चर्चा आज भी 1 सदी पहले के आचार्य रामचंद्र शुक्ल से शुरू होती है और अमूमन हमारे पंडित समुदाय के बीच वहीं पर खत्म भी हो जाती है। इतने विशाल भारतीय साहित्य के बीच हिंदी लेखन में ही ये विरोधाभास आखिर क्यों दिखाई देता है? वर्षों पहले मैंने आर्मेनियाई रूसी कथाकारों का एक संग्रह पढ़ा था जिसका शीर्षक था हम पहाड़वासी। उसी के आसपास एक मशहूर दागिस्तानी लेखक, आप लोग मशहूर दागिस्तानी लेखक रसूल हमजातोव का आत्मकथात्मक उपन्यास पढ़ा था, मेरा दागिस्तान। अगर इसे क्षेत्रीय भेदभाव न समझें तो काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित छोटे से देश आर्मीनिया और उसके पड़ोसी जॉर्जिया से लगा दागिस्तान हमें इसीलिए अपने लगते हैं क्योंकि हम भी पहाड़वासी हैं। यही नहीं, हम लोग एक दूसरे से सीखकर आज भी अपनी कठिन राहें सुलझा सकते हैं। क्या कारण है कि 1999 में दागिस्तान पर चेचनिया विद्रोहियों ने आतंक जब फैलाया था, हमें अपनी सीमाओं का कश्मीर याद आया था। मेरा दागिस्तान को पढ़ते हुए अपनी गंगा जमुनी संस्कृति याद आई थी, जिस पर आज उन्हीं की तरह मानो घुन लग गया है। कहना ये चाहता हूं कि भारत के हम पर्वतवासी लेखकों को हिंदी लेखकों की अपेक्षा ये दागिस्तानी और आर्मीनियाई लेखक अपने समाज के अधिक निकट क्यों लगते हैं? फर्क सिर्फ इतना ही तो है ना कि हम हिमालय के समाज हैं और वे आल्प्स पर्वतों के। रसूल हमजातोव ने अपनी मातृभूमि दागिस्तान और मैं अपने देश रूस को याद करते हुए लिखा है, मैं अपनी मातृभाषा अवार का ऋणी हूँ क्योंकि मुझे उसने पैदा किया और राष्ट्रभाषा रूसी का इसलिए कि उसने मुझे पाला पोसा। हिंदी समाज के साथ विडंबना ये रही है कि वो अपनी जड़ों से जुड़ी नैसर्गिक गौमुख संस्कृति को कभी भी याद नहीं करता, जबकि दोआब क्षेत्र की अर्जित संस्कृति से बहकर अपने मूल से लगातार कटता चला गया है। कट ही नहीं गया है, उसे याद करने की जरूरत भी नहीं समझता। अगर याद करता भी है तो सिर्फ एक पर्यटक के रूप में, जैसा कि वहां के गांव में पहाड़ जाना हवा खाना कहा जाता है, हवा खाने के रूप में। मैं आवार कवि हूँ, रसूल हमजातोव लिखते हैं, मगर मेरे दिल में मैं केवल आवारिस्तान या दागिस्तान, केवल अपने देश के लिए नागरिक के उत्तरदायित्व को अनुभव करता हूँ। यह 20वीं सदी है, इसमें सिर्फ ऐसे ही जिया जा सकता है। यानी वो समस्या हमारे नहीं सभी देशों में रही है कि स्थानीय भाषाओं और राष्ट्रीय भाषाओं का किस तरह समन्वय किया जाए। रसूल आगे लिखते हैं, मुझे बताया गया कि मेरे जन्म के फौरन बाद मेरे पिताजी को नौकरी के सिलसिले में अस्थायी रूप से हरादादीह गांव में जाना पड़ा। पिताजी के घोड़े के साथ 2 सफरी झोले रहा करते थे, 2 खुर्जियां लटकी हुई थी। एक में तो हमारा घरेलू सामान था, कपड़े लत्ते, बचा कुचा आटा, दलिया, चर्बी और किताबें। दूसरे थैले में से मेरा सर बाहर झांक रहा था। इस सफर के बाद, रसूल लिखते हैं, इस सफर के बाद मेरी माँ सख्त बीमार हो गई। हम जिस गांव में पहुंचे वहां एक ऐसी गरीब और एकाकी औरत मिल गई जिसका बच्चा उन्हीं दिनों चल बसा था। वही मुझे अपना दूध पिलाने लगी। वह मेरी दूसरी माँ बन गई। तो इस तरह दुनिया में 2 नारियां हैं जिनका मैं ऋणी हूँ। मेरी उम्र चाहे कितनी ही लंबी क्यों न हो और इन नारियों के लिए चाहे मैं कुछ भी क्यों न करूं, उनके नाम पर कोई भी कारनामा क्यों न कर दिखाऊं, उनके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरी जनता, मेरे छोटे से देश, मेरी हर किताब की भी 2 माताएं हैं। मेरी पहली माँ है मेरी मातृभूमि दागिस्तान, मेरा जहाँ जन्म हुआ। यहीं मैंने पहले अपनी मातृभाषा सुनी, उसे सीखा और वह मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई। यहीं मैंने पहले अपनी जनता के गीत सुने और खुद पहला गीत गाया। यहीं मैंने पहले पानी और रोटी को चखा। नुकीली तीखी चट्टानों पर चढ़ते हुए बचपन में कितनी ही बार मुझे चोटें लगी, मगर मेरी मातृभूमि के पानी और जड़ी बूटियों ने मेरे सभी घावों को अच्छा कर दिया। पहाड़ी लोगों का कहना है कि ऐसी कोई भी तो बीमारी नहीं है जिसके इलाज के लिए हमारे यहाँ पहाड़ी जड़ी बूटियां न हो। अंत में रसूल हमजातोव लिखते हैं, मेरी दूसरी माँ है महान रूस मास्को। उसने मुझे शिक्षा दीक्षा दी, मुझे पंख दिए, मुझे बड़े रास्ते पर पहुंचाए, असीम क्षितिज दिखाए, सारी दुनिया को मेरे सामने उभारा। मेरे बेटे के रूप में मैं दोनों माताओं का ऋणी हूँ। जाने कितनी ही बार रसूल की इस किताब को पढ़ते हुए मैं एक विचित्र निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ। आप इस निष्कर्ष को सुनकर
चौंक सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, मगर मुझे तो यही सच लगता रहा है। अगर मैं कहूं कि आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का आरंभ एशिया की पीठ पर नामक पुस्तक में संकलित हिमालय क्षेत्र के एक जमीनी सर्वेक्षणकर्ता नैन सिंह रावत की रचनाओं से होता है, तो इसे महज क्षेत्रवादी सोच कहकर टाल देना ठीक नहीं होगा। यह किताब कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर उमा भट्ट और डॉक्टर शेखर पाठक द्वारा संपादित की गई है। यद्यपि उनसे पहले हिंदी में एक अन्य विद्वान डॉक्टर राम सिंह इस सामग्री को प्रकाश में ला चुके थे। एशिया की पीठ पर मुझे इसलिए उल्लेखनीय लगती है क्योंकि इस पुस्तक में पहली बार नैन सिंह का सारा रचनाकार में एक साथ शामिल किया गया है, जिसमें उनकी पहली डायरी अल्मोड़ा से काठमांडू होकर लासा यात्रा, ठोक जालूम की डायरी, यारकंद खोतान की का रोजनामचा के अलावा सबसे महत्वपूर्ण 1871 में प्रकाशित अक्षांश दर्पण नामक विज्ञान लेखन से जुड़ी पुस्तक शामिल है, जो प्रामाणिक वैज्ञानिक तथ्यों को लेकर लिखी गई हिंदी की पहली विज्ञान पुस्तक है। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने हिंदी गद्य के उद्भव का श्रेय फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशियों और भारतेंदु मंडल के रचनाकारों को दिया है। इनमें से बाद के अधिकांश लेखक नैन सिंह से उम्र में छोटे हैं, यद्यपि इन सभी की भाषा की तुलना में नैन सिंह रावत की भाषा खड़ी बोली हिंदी समाज के अधिक निकट है। नैन सिंह रावत को 16वीं से 19वीं सदी तक हिंदी गद्य में लिखने वाले दर्जनों लेखकों के स्थान पर स्थापित करने के पीछे मेरा तर्क है कि 19वीं सदी में निर्मित हो रहे नए हिंदी समाज का जातीय चरित्र पहली बार नैन सिंह रावत के गद्य में दिखाई देता है। रामप्रसाद निरंजनी और दौलत राम तो रीतिकालीन ब्रजभाषा कविता की परंपरा के गद्यकार हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के चारों भाषा मुंशी भी भाषा की खड़ी बोली विन्यास के बावजूद हिंदी समाज का कोई अपना चरित्र निर्मित करते नहीं दिखाई देते। निश्चय ही भारतेंदु मंडल के गद्यकारों से यह प्रवृत्ति शुरू होती है। ध्यान देने की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग या तो नैन सिंह से उम्र में छोटे हैं या उनके समकालीन हैं। इस संदर्भ में भी खास बात यह है कि नैन सिंह का गद्य उस गौमुख समाज की भाषा है जहां से जन्म लेकर आधुनिक खड़ी बोली हिंदी का भारतीय चरित्र उभरा था। इसीलिए नैन सिंह के गद्य को सिर्फ एक नई जन्म ले रही भाषा के नमूनों के रूप में नहीं, नए बन रहे हिंदी समाज की अभिव्यक्ति के रूप में भी देखा जाना चाहिए। जरा नैन सिंह की भाषा पर एक नजर डालें। छोटे से 2 उदाहरण मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूंगा। ये मैंने उसी किताब से एशिया की पीठ पर से लिए गए हैं। पहला है, लामे लोग बड़े बड़े ब शब्द का प्रयोग उस समय नहीं होता था, वो ब की तरह से लिखा जाता था। लामे लोग बड़े बड़े आसनों में बैठकर पोथी पढ़कर पूजा में लगे रहते हैं, पर तमाशा यह है कि पूजा के समय मांस कोई नहीं खाता। जहां तक मांस की मुमानियत है, जिस किसी लामा ने अपने रहने के मकान में मांस खाया हो तो पूजा के समय जब थोड़ी सी सत्तू न फाँक लेवे, पूजा की पोथियों को न पढ़ने लगे, सत्तू का फाँक लेना इन लोगों का दतून और कुल्ली करना है। अब नैन सिंह रावत का एक दूसरा विवरण देखें। भाषा और कथन भंगिमा जो एक खास किस्म की व्यंग्यात्मकता है, वो नैन सिंह लिखते हैं, क्या खूब हमारे कुमाऊं के पंत पांडे जोशी लोग अपनी सेखी और बड़प्पन के मारे जब बाजार के भीतर जाते हैं तो पानी का छींटा लेते हैं। जब वही लोग नेपाल को जाते हैं तो इनके रसोई चौके के टहल में नेवार जाति के भैंस और मुर्गी अंडाखोर नजर आते हैं। ये है खड़ी बोली का प्रारंभिक गद्य, जो एक तरह से जहां से हिंदी का आधुनिक खड़ी बोली गद्य आरंभ होता है। नैन सिंह रावत एक सर्वेक्षक थे जिन्होंने भले ही औपनिवेशिक शासकों के गुप्तचर के रूप में बर्फीले हिमालय के बीच एक नया रास्ता खोजा, मगर वो खुद नहीं जानते थे कि इस यात्रा के दौरान उन्होंने एक और बड़ी यात्रा तय की है, जो थी आधुनिक भारत की संपर्क भाषा के राजपथ के निर्माण के लिए रोपा गया मील का पहला पत्थर। अंत में उस आर्मेनियाई कहानियों के उस संग्रह पर्वतवासी या हम पहाड़वासी के आलोचक ग्रांत मार्तियोसियान के द्वारा अपने देश के युवा लेखकों के लिए लिखे गए जो संदेश है, उसको मैं यहाँ पर अपने युवाओं के लिए उद्धृत करना चाहता हूँ कि किस तरह से अपनी क्षेत्रीयता, अपनी मातृभाषा का हमें किस तरह से, यानी जो बात आर्मेनियाई लेखकों ने या रसूल हमजातोव जैसे लेखकों ने की है, उनके बारे में सच है। ये मार्तियोसियान जो
एक प्रसिद्ध आलोचक हुए हैं आर्मीनियाई भाषा के, वो लिखते हैं, युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित करने का कार्य आज के आर्मीनियन कहानियों के सम्मुख उपस्थित बहुत से भिन्न भिन्न दायित्वों में से एक है। कहानी लेखन की ओर अधिक से अधिक नए नए आर्मीनियाई लेखक आकृष्ट हो रहे हैं। जिस तरह आर्मीनियाई साहित्य प्रतिभा संपन्न है, उसी तरह इस साहित्य का निर्माण करने वाले ये लोग भी प्रतिभाशाली हैं। जब तक आर्मीनियाई कथाकारों ने अपने सुंदर देश का भविष्य अपने हाथों में नहीं ले लिया, इनका 2000 साल का पुराना इतिहास कई परीक्षाओं से गुजरता रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जड़ों की ओर के लिए आकृष्ट करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर भट्टरोही जी।